स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लेसन 2 जिसमें विद्युत औजार संबंधित समस्त जानकारी हमने आपको पिछली वीडियोस में दी है और आपको सारे जो औजार इलेक्ट्रीशियन के काम में काम आते हैं सबको पढ़ाया है। आज की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है उसको सॉल्व करवाएंगे। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और एग्जाम के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले जिससे कि आप परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट बिना देर की शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आपका पहला प्रश्न है, पेचकस का वह भाग जो हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है। आपने पेचकस देखा होगा, हमने आपको पिछली वीडियोस में पेचकस को अच्छे से पढ़ाया भी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो पेचकस का जो आगे वाला भाग होता है इसे बिट कहते हैं, बीच वाले भाग को शैंक कहते हैं और जहां से हम पेचकस को पकड़ते हैं उसे हैंडल कहा जाता है। जो आगे वाला भाग होता है बिट, जिससे कि कार्य किया जाता है, यही भाग सबसे हार्ड व टेम्पर यानी मुड़ा हुआ होता है। यानी जो आगे वाला बिट वाला जो भाग है यही हार्ड व टेम्पर होता है। तो सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रीशियन के कार्य में उपयोग होने वाले पेचकस का हैंडल किस चीज से बना होता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में पेचकस को ही पढ़ा था। इसमें पेचकस के हैंडल का जो भाग है वो किस चीज से बना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लकड़ी, बी एल्यूमिनियम, सी रबर, डी सेल्यूलोज। तो जो लकड़ी होती है ये भी एक अचालक होती है, एल्यूमिनियम है ये एक चालक पदार्थ होता है। तो चालक से तो हम उसका हैंडल बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर चालक से बनाएंगे तो हैंडल में भी करंट आ जाएगा और हम चूंकि उसको पकड़ के रखेंगे हाथ से तो करंट हमें भी लग सकता है। तो एल्यूमिनियम तो होगा ही नहीं आंसर। रबर एक अचालक होता है और डी सेल्यूलोज भी एक अचालक होता है, लेकिन जो पेचकस का हैंडल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो सही उत्तर होगा आपका डी सेल्यूलोज। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला प्लायर होता है। यहाँ ऐसे प्लायर का नाम पूछा है जो इलेक्ट्रीशियन के कार्य में सबसे अधिक उपयोग में आता है। ये प्रश्न मैंने आपको जो क्लास थी ऑनलाइन उसमें आपको पढ़ाया था। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है साइड कटिंग प्लायर, बी नोच प्लायर, सी गैस प्लायर, डी इंसुलेटेड प्लायर। तो एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य में इंसुलेटेड प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर एक ऐसा प्लायर होता है जो कि सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, क्योंकि जो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर होता है यह तार को काटने, छीलने और मोड़ने तीनों ही कार्य में उपयोग में आता है। यह मल्टीपर्पज मल्टी यूजेबल प्लायर होता है, इसका नाम तभी कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला प्लायर इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से जरूर समझ लें। अगला प्रश्न है, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर के बारे में मैं आपको बता दूं, लॉन्ग नोज प्लायर का जो आगे वाला हिस्सा है ये लंबा होता है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? विकल्प दिए गए हैं, छोटे नट गहराई में जाकर खोलने के लिए, बी तारों को काटने के लिए, सी स्टील तार को पकड़ने के लिए, डी गर्म तार को पकड़ने के लिए। तो जो लॉन्ग नोज प्लायर है जिसका आगे का हिस्सा लंबा होता है उसका उपयोग छोटे नटों को गहराई में जाकर खोलने के लिए किया जाता है। अगर गहराई में छोटे नट हैं तो वहां पर केवल लॉन्ग नोज प्लायर से पहुंचकर ही उनको खोला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बॉल पिन हथौड़े के खालिस्तान दिए गए हैं, दो भाग पूछे गए हैं जो हार्ड व टेम्पर किए हुए होते हैं। तो बॉल पिन हथौड़ा जो कि हमने आपको पढ़ाया था इसके भाग पूछे हैं कि कौन से भाग हार्ड व टेम्पर किए होते हैं। ऑप्शन है चिक व होल, ठीक है, बी पिन व फेस, सी केवल चिक, डी केवल आई होल। तो जो बॉल पिन हथौड़े के पिन व फेस वाले जो भाग होते हैं ये हार्ड व टेम्पर किए हुए होते हैं और इसी से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ड यानी मजबूत किए होते हैं, मजबूत धातु का उपयोग यहाँ पर किया जाता है और इनको टेम्पर किया जाता है उपयोग में लेने के अनुसार। टेम्पर का मतलब होता है उसको ढाला जाता है जिस आकार में हम ढालना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, बेटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए खालिस्तान हैमर का उपयोग किया जाता है। बेटन वायरिंग जो होती है लकड़ी की वायरिंग होती है, बेटन वायरिंग में क्लिप लगाने के लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है? बेटन वायरिंग में आपने देखा होगा लकड़ी की जो पटरी होती है इस पर अपन जब वायरिंग करते हैं तो क्लिप लगाई जाती है। तो इसके लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है? हैमर हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 175 ग्राम बॉल पिन हैमर, बी 110 ग्राम क्रॉस पिन हैमर, सी 250 ग्राम क्रॉस पिन हैमर, डी 250 ग्राम बॉल पिन हैमर। तो आपका सही उत्तर होगा 110 ग्राम क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में क्रॉस पिन होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका 110 ग्राम क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि हैमर का फेस गोल हो जाए तो हैमर को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है उपयोग नहीं करना चाहिए, बी ग्राइंडर से फेस को घिसकर समतल कर देना चाहिए, सी
फेस पर ग्रीस लगाना चाहिए, डी कपड़े से साफ कर देना चाहिए। अब आप देखना, जो हैमर है उसका जो भाग होता है जहां से हम चोट देते हैं, अगर ये गोल हो जाए, यानी ये गोल अगर हो जाएगा तो हम अगर किसी मान लीजिए कील भी अगर हम ठोकेंगे तो वो फिसल सकती है और हमें चोट लग सकती है। तो उपयोग में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर उपयोग में नहीं लेंगे तो ये हमें फेंकना पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर ग्रीस लगाना चाहिए या ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए। ग्रीस लगा देंगे तो चिकनाट से और फिसल जाएगा, कपड़े से साफ कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हमें उसे ग्राइंडर से घिसकर इसका फेस जो है वो समतल कर देंगे, ठीक है, इसकी गोलाई को खत्म कर देंगे, इसको समतल कर देंगे, जिससे कि हम जब उपयोग में लेंगे, कील को ठोकेंगे तो वो अच्छे से ठुक जाएगी, वो फिसलेगा नहीं, ठीक है। तो उसे ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सेंटर पंच का साइज होता है, ठीक है, जो सेंटर पंच जो औजार है उसका साइज कितना होता है, यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ए 10 से 15 सेंटीमीटर, बी 15 से 20 सेंटीमीटर, सी 20 से 25 सेंटीमीटर, डी 25 से 30 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर पंच का साइज होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर आते हैं, नवा प्रश्न है, लकड़ी के बोर्ड में कट लगाने के बाद शेष बचे भाग को छील लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लकड़ी का भाग बोर्ड है, इसमें हमने कट लगा दिए, मान लीजिए कोई भाग ऊपर निकल गया, शेष बच गया, किसी भी प्रकार से हमें उसका वो भाग हटाना है, तो हम किस प्रकार की चीजल का उपयोग में लेंगे। चीजल का मतलब होता है वो छलनी, ठीक है, छेनी बोलते हैं, क्षमा करें, छेनी बोलते हैं चीजल को। तो किस प्रकार की चीजल का उपयोग लकड़ी के बोर्ड में कट लगाने के बाद शेष बचे भाग को छीलने के लिए करते हैं। ऑप्शन है कोल्ड चीजल, बी फर्मर चीजल, सी डायमंड चीजल, डी मोटाइज चीजल। तो फर्मर चीजल का उपयोग लकड़ी के बोर्ड में कट लगाने के बाद शेष बचे भाग को छीलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी फर्मर चीजल का ही है। फर्मर चीजल का जो कटिंग एज होता है, ठीक है, फर्मर चीजल इस तरीके से होती है, ठीक है। जो फर्मर चीजल होती है उसको कटिंग एज को धार लगाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आयल स्टोन, बी लाल पत्थर, सी बेंच ग्राइंडर, डी रेती। तो फर्मर चीजल के कटिंग एज, जहां से हम किसी भी लकड़ी की अनुपयुक्त चीज को काटते हैं, उस पे धार लगाने के लिए हमें ऑयल स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका ऑयल स्टोन, ठीक है। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कोल्ड चीजल में खालिस्तान दिया हुआ है, स्टील का उपयोग होता है। यहां पर पूछा गया है जो कोल्ड चीजल होती है, ये सारी चीजल हमने हमारी जो चीजल वाली वीडियोस है उसमें आपको अच्छे से पढ़ा रखी है। मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लें। अगर वो वीडियोस आप देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आप खुद से ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिटेल में सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर प्रश्न है, कोल्ड चीजल में किस प्रकार के स्टील का उपयोग होता है। विकल्प दिए गए हैं, माइल्ड, बी कास्ट, सी कार्बन, डी स्टेनलेस। तो कोल्ड चीजल में कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोल्ड चीजल से संबंधित ही प्रश्न है, यदि कोल्ड चीजल को कार्य में लेते समय इसका हेड मशरूम की तरह हो जाए, यानी थोड़ा सा मुलायम, या फिर जो उसका आकार है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। ए फेंक देना चाहिए, बी ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए, सी काट देना चाहिए, डी हेड पर ग्रीस लगा देना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे कि पिछले वाले प्रश्नों में भी थोड़ा समझाया था कि अगर कोई औजार अगर थोड़ा सा अनुपयुक्त हो जाता है, कोई उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि उसको फेंकना चाहिए। तो ये विकल्प तो हम निकाल ही दें, ठीक है। तो हमें उसको ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से वापस से उपयोग में लेने के लिए उपयुक्त हो जाए, ठीक है। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन आपको हमने पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है जो कि विद्युत से कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली किसी भी दीवार, लकड़ी या फिर किसी भी धातु में छेद करने के काम आती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न दिया गया ड्रिल मशीन का। ड्रिल मशीन के चक्र में ड्रिल की पोजीशन कार्यखंड से किसी होनी चाहिए। तो जब हम ड्रिल मशीन का उपयोग में लेंगे तो जो ड्रिल मशीन है उसकी पोजीशन किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो हमेशा ड्रिल मशीन को उपयोग में लेते समय ड्रिल मशीन की पोजीशन हमेशा लंबवत होनी चाहिए, नहीं लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लें, ठीक है। अगला प्रश्न है, राउल प्लग टूल का जो होल्डर वो किस चीज का बना हुआ होता है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, नरम इस्पात का, बी कार्बन स्टील का, सी स्टेनलेस स्टील का, डी एल्यूमिनियम का। तो जो राउल प्लग टूल होता है, ठीक है, इसका जो होल्डर होता है वो नरम इस्पात का बना हुआ होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है, हैंडसा जो सा होती है, आरी होती है, हैंडसा में दांतों का ब्लेड से ढलान कोण कितना होता है, ठीक है। जो उसके ब्लेड होते हैं उनका जो ढलान कोण होता है वो कितना होता है, यहाँ ये पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, 20 से 25 डिग्री, डी 27 से 24 डिग्री, सी 8 से 10 डिग्री, सी डी है 17 से 18 डिग्री। तो जो हैंडसा के दांतों का ब्लेड से ढलान कोण होता है वो होता है 8 से 10 डिग्री का, ठीक है स्टूडेंट। तो 8 से 10 डिग्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टेननसा, यानी टेननसा वाली जो ये आरी का एक प्रकार होता है,
इसमें जो दांतों का झुकाव होता है, जो उसमें दांतें लगे होते हैं, आपने आरी देखी होगी, हमने आपको पढ़ाई थी, आरी जो होती है इसमें दांतें लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये दांतों का झुकाव किस तरीके का होता है? ए है हैंडल की दिशा में, बी हैंडल की विपरीत दिशा में, सी ब्लेड की दाईं तरफ, डी ब्लेड की बाईं तरफ। जो टेनेंसा में जो दांतों का झुकाव होता है वो हैंडल के विपरीत दिशा में होता है, यानी अगर इस तरफ हैंडल है तो जो दांतें होंगे वो आगे की तरफ होंगे, उसकी विपरीत दिशा में होंगे हैंडल की, ठीक है। अगला प्रश्न है, टर्मिनल के बहुत पास वाले वो पतले तारों को काटने के लिए जो औजार उपयोग किया जाता है वो कहलाता है। अगर हम किसी टर्मिनल के पर कार्य कर रहे हैं और जो टर्मिनल के पास में कोई तार निकल रहे हैं, ठीक है, अनुपयुक्त तार है, हमें उन्हें काटने की आवश्यकता है, तो हम किस प्रकार के औजार का उपयोग करेंगे? क्योंकि ये बहुत बारीकी से काम करना हमें पड़ेगा। हम अगर प्लायर का उपयोग में लेंगे तो हो सकता है हमें जगह ना हो प्लायर का उपयोग में लेने की, और हो सकता है हमें जो हाथ है वो किसी अन्य तार के संपर्क में आ जाए और हमें झटका लग जाए। तो इसके लिए किस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता है? ए है इलेक्ट्रिशियन चाकू, बी है तिरछा काट प्लायर, सी कॉम्बिनेशन प्लायर, डी कैंची। तो यहां पर तिरछा काट प्लायर, कटिंग प्लायर, ठीक है, तिरछा कटिंग प्लायर, यहां पर कटिंग प्लायर आएगा, इसका हम उपयोग करेंगे। इसको साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। साइड कटिंग प्लायर यानी तिरछा कटिंग प्लायर का उपयोग हम टर्मिनल के बहुत पास वाले पतले तारों को काटने के लिए करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुनिया। गुनिया का मतलब होता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। किसी भी भाषा में आपको क्वेश्चन मिल सकता है परीक्षा में। तो यहां पर लिखा गया है, गुनिया को कई प्रकार से काम में लिया जाता है, निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य गुनिया द्वारा नहीं किया जाता है? यहाँ को ऐसा कार्य हमें सेलेक्ट करना है जो गुनिया यानी ट्राई स्क्वायर द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन है, पहला कार्यखंड सतह से समानांतर जांच करना, अगर कोई कार्यखंड है उससे समानांतर जांच करना, रेती द्वारा रेतन की गई सतह की वर्गता की जांच करना, ठीक है, सतह की समतल होने की जांच करना, कार्यखंड के किनारे से संपूर्ण पर लाइन खींचना, ठीक है। तो कार्यखंड सतह से समानांतर जांच यह ट्राई स्क्वायर द्वारा नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो सही उत्तर ए रहेगा। 19वां प्रश्न है आपका, कॉपर बिट सोडिंग आयरन को गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन में आपके 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन है जिस पर कॉपर बिट को गर्म किया जाता है? ए में है विद्युत इस्त्री यानी जो प्रेस होती है उस पर नहीं, बी में हीटर, इस पर भी नहीं करते हैं, सी में है अंगूठी या फर्नेस में, डी में है चूल्हे पर। तो आपका जो ऑप्शन है वह सी रहेगा। आप क्यों? क्योंकि जो कॉपर बिट होती है एक तांबे की होती है जिसका वजन 250 ग्राम होता है। इस प्रकार की आपकी कॉपर बिट होती है, यहाँ से हैंडल होता है, इसका जो गोल होती है मोटी टाइप, इस पर इस प्रकार इसे गर्म करते हैं और इसका प्रयोग लोहे की वस्तु पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत कहिया यानी जो आपकी सोडिंग आयरन संबंधित क्वेश्चन है कि बिट को गर्म किया जाता है और उसमें जो कॉपर बिट हैं उसको गर्म करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि विद्युत कहिया के वो बिट को गर्म किया जाता है। जो विद्युत इस्त्री होती है, जो इलेक्ट्रिकल विद्युत सोडिंग आयरन होती है, उसके अंदर ऐसा कौन सा तार होता है जो उसको गर्म करता है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। ए में है एक हीटिंग एलिमेंट के बीच में रखकर। हीटिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि जो बीच में अचालक भी रखा जाता है। इसके अंदर जो नाइक्रोम का जो तार होता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। बी में अंगूठी में रखकर। सी में विद्युत इस्त्री यानी मैंने बताया इस्त्री का मतलब होता है प्रेस को दोबारा। सी में हीटर के ऊपर रखकर। तो आपको जो विद्युत कहिया है या विद्युत सोडिंग आयरन है उसको जो बिट को गर्म किसके माध्यम से करते हैं? तो ए में है एक हीटिंग एलिमेंट के बीच में रखकर। तो आपका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेती यानी फाइल होती है, इंग्लिश में इसे फाइल कहा जाता है। रेती की लंबाई मापी जाती है। जिस प्रकार से ये आपकी रेती होती है, ये रेती होती है और रेती की जो लंबाई है वो किस प्रकार से नापते हैं? ये पीछे वाला भाग होता है जो हैंडल होता है जो आपके लकड़ी का बना होता है। तो ये क्वेश्चन है कि रेती की लंबाई नापी जाती है हील से टिप तक। अब हील कहाँ होता है? जो आगे वाला जो भाग होता है हील होता है यहाँ, और जो टिप ये आपको बीच का वाला भाग नजर आ रहा है जिस पर हैंडल कसा है, इसे टिप कहा जाता है। इनके बीच की जो लंबाई है इसमें रेती की लंबाई नापी जाती है। तो आपका ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, रेती का ग्रेड व्यक्त किया जाता है। जो रेती का जो ग्रेड होता है, जैसे अलग अलग प्रकार की रेती में अलग अलग दांते होते हैं। तो ए में है लंबाई के अनुसार, बी में है चौड़ाई के अनुसार, सी में आकार के अनुसार और डी में प्रति सेमी दांतों की संख्या के अनुसार।
का प्रति सेमी में कितने दांते हैं, इसी के अनुसार रेती का ग्रेड किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कट रेती में दांतों की संख्या प्रति सेमी होती है। द्वितीय कट का मतलब दोहरी कट वाली जो रेती होती हैं उसमें दांतों की संख्या आपसे पूछी गई है। ए में 20, बी में 16, सी में है 22 और डी में है 12। ऑप्शन रहेगा आपका 16। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम, तांबा, टीन, अब देखो यहाँ एल्यूमिनियम चालक है, तांबा चालक है, टीन भी चालक है, वो प्लास्टिक ये अचालक है। आदि इत्यादि पदार्थों को रेतने के लिए खाली स्थान आपको नजर आ रहा है का रेती का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो आपको एल्यूमिनियम, तांबा, टीन, प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग करते हैं। ए में आपको नजर आ रहा है उत्कीर्ण रेती होती है, बी में वर्गाकार रेती होती है, सी में है द्वितीय कट रेती होती है और डी में है एक कट रेती होती है। तो ऑप्शन आपका जो वर्गाकार या गोलाकार जो रेती होती है इसका आपको इसमें प्रयोग होता है, इसलिए बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन में मोटर होती है। आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन यानी विद्युत से चलने वाले हाथ में पकड़कर चलाई वाली जो ड्रिल मशीन होती है उसमें किस प्रकार की मोटर होती है। ए में आपके डीसी सीरीज मोटर, बी में है एसी सीरीज मोटर, सी में है यूनिवर्सल मोटर और डी में है रिप्लेशन मोटर। देखो इसमें जो मोटर प्रयोग होगी वह यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल मोटर इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि आपको नजर आ रही होगी क्योंकि ये एसी और डीसी सप्लाई पर दोनों पर ही कार्य कर सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल मोटर इसमें प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोल छड़, मान लो ये आपकी गोल छड़ या पाइप पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए जो औजार प्रयोग किया जाता है उसे खालिस्तानी क्या कहते हैं। देखो नट, रेती, एंगसा, डाई। कह रहा है क्वेश्चन कोई भी गोल छड़ है या पाइप है उस पर चूड़ियां पाड़ने के लिए किस औजार का आप प्रयोग करेंगे। तो पहला है नट, नहीं, बी में रेती, सी में हैंगसा और डी में डाई। जो डाई होती है इसका हम कोई भी गोल छड़ होती है उसमें चूड़ियां पाड़ने के लिए या काटने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक में लगने वाली डाई से बना होता है। अगला क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है नेक्स्ट वाला उसमें डाई के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें कह रहा है कि डाई स्टॉक में लगने वाली डाई से किस धातु की बनी होती हैं। ए में है मृदु इस्पात, मृदु इस्पात का मतलब होता है नरम लोहा, बी में कास्ट आयरन, सी में कार्बन स्टील और डी में जीआई। तो इसमें जो आपका डाई स्टॉक है वो कास्ट आयरन का बना होता है, तो बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, तारों पर जोड़ लगाने के लिए कौन सी वाइज कार्य में ली जाती है। जब तारों पर आपको जोड़ना पड़ता है तो इसमें किस प्रकार की वाइज का आप प्रयोग करेंगे। लेंग, ए में है लेंग वाइज, बी में बेंच वाइज, सी में कारपेंटर वाइज और डी में है हैंड वाइज। हैंड वाइज का मतलब जो हाथ से में प्रयोग करके चलाई जाती है उसे हैंड वाइज कहते हैं। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा हैंड वाइज रहेगा क्योंकि जब तारों को पर जोड़ लगाना है तो हैंड वाइज का ही आप प्रयोग करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज का चल भाग। अब देखो इसमें जो चल भाग होता है बेंच वाइज के उसके जो दो जबड़े होते हैं वही चल भाग होते हैं, वह अचल भाग का बना होता है। इसमें बेंच वाइज का चल व अचल भाग, इसमें जो कोई भी जॉब को आप पकड़ते हैं दो सिरे होते हैं उसे चल भाग कहते हैं और पीछे वाला जो भाग होता है अचल होता है। तो वो किस धातु का बना होता है आपसे पूछा गया है। ए में कास्ट आयरन से, बी में है जीआई से, सी में है मृदु इस्पात, मैंने बता दिया मृदु इस्पात का मतलब होता है नरम लोहा और डी में है पीतल से। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, इसका तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में इसमें जो इसका जो भाग बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का आकार मापने के लिए चालक का आकार मापना है आपको। एक नगन चालक को मानक तार गेज के खांचों में रखा जाता है तो वह चालक, देखो तब भी आप भी इस प्रकार से एक चालक होता है, चालक के ऊपर इंसुलेशन होता है इस प्रकार से
अब चालक का आकार नापना है तो आपको इंसुलेशन पहले हटानी पड़ती है, और इंसुलेशन हटाने के बाद में जब इसके अंदर चालक भाग रह जाता है उसी का व्यास नापा जाता है। तो ये कह रहा है कि चालक का जब आप नाप रहे हैं किस प्रकार आप उसका गेज नापते हैं। ए में खांचों में कसा होना चाहिए, बी में है खांचों में ढीला होना चाहिए, सी में है न तो ढीला न कसा होना चाहिए, और डी में है या ढीला या कसा होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सी राइट रहेगा, न तो ढीला नहीं कसा होना चाहिए, ज़्यादा कसना भी नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा ढीला भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ताकि वह उसका सही सही माप आ सके। तो इस लेसन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमने सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आगे आने वाली वीडियोस में हम अन्य जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व करवाने वाले हैं, उनकी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।